हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 29th लेक्चर। ये हमारा 29th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं डायरेक्टिंग, जो कि है फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि लास्ट के जो 3 फंक्शंस थे, कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, तो लास्ट के जो 3 फंक्शंस थे उनके जो लेक्चर्स हैं वो आपने देख लिए होंगे। और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ये जो बिजनेस स्टडीज का जो सब्जेक्ट इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, उसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे। और सभी की नंबरिंग भी की हुई है एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपने रिक्वेस्ट की थी कि मैम इस बार नंबरिंग कर दीजिएगा, तो फिर इसलिए मैंने सारे ही लेक्चर्स की इस बार नंबरिंग की हुई है। तो ये हमारा 29th लेक्चर है। वैसे ये बढ़िया है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपको कौन से लेक्चर के बाद कौन सा लेक्चर देखना है। ठीक है, तो चलिए फिर एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि अभी तक हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डायरेक्टिंग का, इसमें हम लोग कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो डायरेक्टिंग पे ये मेरा चौथा लेक्चर है। ठीक है, लास्ट के जो 3 लेक्चर्स थे उनमें हमने क्या क्या पढ़ा एक बार बता देती हूँ। तो डायरेक्टिंग का हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, डायरेक्टिंग के फीचर, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस एंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। तो हमने देखा था एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग की बात करें तो 4 एलिमेंट होते हैं डायरेक्टिंग में। कौन कौन से, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो दीज आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ये डायरेक्टिंग के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम लोग सुपरविजन पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड मोटिवेशन इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मोटिवेशन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स क्या होते हैं, फीचर, नेचर ऑफ मोटिवेशन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। एंड लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ी थी मोटिवेशन की। कौन सी? मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। अब्राहम मैस्लो ने ये थ्योरी दी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है मोटिवेशन की, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, तो ये हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इंसेंटिव्स। आज हम इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मोटिवेशन तो हम पढ़ चुके हैं, हमें समझ में आ गया है कि मोटिवेशन क्या होता है। पता ही क्या होता है मोटिवेशन? तो मोटिवेशन वो प्रोसेस है, ठीक है, विच स्टिमुलेट, विच इंस्पायर पीपल एट वर्क। मोटिवेशन वो प्रोसेस है जो पीपल को, या कह लीजिए इंडिविजुअल को या एम्प्लॉय को क्या करे, इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, स्टिमुलेट करे। ठीक है, प्रोत्साहित करे, उत्साहित करे एम्प्लॉय को एट वर्क, ताकि वो जो भी गोल है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल, चाहे अपना पर्सनल गोल, वो और इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के साथ अचीव कर सके। तो दिस इज मोटिवेशन। मोटिवेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एम्प्लॉय होते हैं उनको और ज्यादा क्या किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है कि वो और अच्छा वर्क परफॉर्म करें। तो दिस इज मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन तो हमने समझ लिया, पिछले 3 लेक्चर में डिटेल में काफी कुछ पढ़ लिया मोटिवेशन के बारे में। ठीक है, बट अब सवाल ये आता है कि एम्प्लॉय मोटिवेट होगा कैसे। ठीक है, तो वही हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, या फिर किसी इंडिविजुअल को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं। ठीक है, या उसको कह लीजिए मोटिवेटर, हमने पढ़ा था ना लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, मोटिवेटर मैंने आपको बताया था। तो मोटिवेटर क्या होता है? मोटिवेटर वो टेक्निक्स है, वो मेथड है जिनसे एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सकता है, किसी इंडिविजुअल को मोटिवेट किया जा सकता है, प्रोत्साहित किया जा सकता है, इंस्पायर किया जा सकता है। ठीक है, वो कि वो और अच्छा काम करे। तो दैट इज मोटिवेटर। तो वही मोटिवेटर जो होते हैं ना, वही होते हैं इंसेंटिव। तो इंसेंटिव क्या होते हैं? इंसेंटिव वो मेजर्स हैं, वो मेथड है, वो टेक्निक है विच इज यूज टू मोटिवेट पीपल। ठीक है, जो पीपल है, जो इंडिविजुअल है, उनको मोटिवेट करने के लिए जो मेथड, जो मेजर, जो टेक्निक यूज की जाती है, ठीक है, उसी को कहते हैं इंसेंटिव। ठीक है, या उसी को कहते हैं मोटिवेटर्स। अब एक खास बात है कि जो नीड ऑफ इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल की जो जरूरत है, दैट इज वेरीड एंड डिफरेंट। हर इंडिविजुअल को अगर हम सेम टेक्निक हर इंडिविजुअल पे अप्लाई करें ना, तो वो नहीं एप्लीकेबल होगा। ये वैसे मैंने आपको जो मोटिवेशन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था कि मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। हर इंडिविजुअल अलग है, हर इंडिविजुअल की क्या है, नीड अलग है, जरूरत अलग है। एक पर्टिकुलर फैक्टर किसी इंडिविजुअल को मोटिवेट करेगा, लेकिन वही फैक्टर दूसरे इंडिविजुअल को उतना इफेक्टिवली नहीं मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बहुत सारे मोटिवेशन के लिए हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे इंसेंटिव आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं।
तो वही है, नीड ऑफ इंडिविजुअल आर वेरीड, जो इंडिविजुअल की जो जरूरत है वो वेरी करती है और इसी के अकॉर्डिंग जो इंसेंटिव्स होते हैं दे आर डिफरेंट, वो बहुत सारे इंसेंटिव है। और ये जो इंसेंटिव्स हैं इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन से? फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, तो ये जितने भी मोटिवेटर्स हैं जो किसी इंडिविजुअल को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक, अब ये क्या होते हैं? सबसे पहले तो इंसेंटिव तो समझ में आ गया ना, इंसेंटिव मतलब मोटिवेटर्स जो किसी इंडिविजुअल को मोटिवेट करें, दैट इज इंसेंटिव। अभी इंसेंटिव दो टाइप के होंगे, पहले हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में। तो नाम क्या है? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंसेंटिव यानी वो इंसेंटिव, वो रिवॉर्ड विच कैन बी कैलकुलेटेड इन फाइनेंशियल टर्म, इन मनी टर्म। ठीक है, यानी वो इंसेंटिव, वो रिवॉर्ड जिसको ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मनी के टर्म में, ठीक है, पैसे के टर्म में जिसे मेजर किया जा सके, उन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, और ये इंसेंटिव एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि वो और अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, तो दिस इज फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या क्या आ सकता है? ठीक है, अच्छा एक चीज जरा मैं एग्जांपल बताने से पहले एक चीज और क्लियर करूंगी। देखिए मनी की इतनी वैल्यू क्यों है? why the money is a very important motivating factor for any individual? किसी भी इंडिविजुअल के लिए मनी क्यों एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर है? बताइए। बिकॉज मनी हैज परचेजिंग पावर, क्योंकि मनी में क्या होता है? मनी हैज परचेजिंग पावर, पैसे से हम खरीद सकते हैं, काफी कुछ खरीद सकते हैं। ठीक है, जो भी फिजिकल, जो भी कह लीजिए चीजें हैं उन्हें हम खरीद सकते हैं। ठीक है, वैसे पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, बट जो कह लीजिए जो थिंग्स हैं, जो चीजें हैं ना, ठीक है, सुख सुविधा के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, दैट वी कैन परचेज। मनी की क्या होती है? परचेजिंग पावर होती है। इसीलिए जो मनी है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है? फाइनेंशियल इंसेंटिव यानी वो इंसेंटिव, वो रिवॉर्ड विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला आता है पे एंड अलाउंसेस। सबसे पहला क्या आता है? पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस मतलब सैलरी। तो सैलरी क्या है? बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव है। सैलरी क्या है? सैलरी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। सैलरी क्या है? एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। सैलरी है, वेजेस है, जो बेसिक सैलरी है उसके साथ डीए है, रेंट अलाउंसेस है, ये सब जो है ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या हुआ? पे एंड अलाउंसेस। दूसरा जो इंसेंटिव, एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, जिसको हम पैसे के टर्म में मेजर कर सकते हैं, वो क्या है? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव क्या होता है? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो वेज प्लान होता है, ठीक है, इनका जो सैलरी प्लान होता है, वेज प्लान होता है, दैट इज पेड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जैसा परफॉर्म करेगा ना, उसके बेसिस पे उसको वेज दी जाएगी। जो इफिशिएंट एम्प्लॉय है, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, उसे हायर रेट से वेज पे होगी, और जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है, जो अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा, उसको लो रेट से वेज पे की जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव है, ये भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि एम्प्लॉय और अच्छा काम करे। वैसे ये बताइए, ये क्या पॉइंट हमने कहीं पहले डिस्कस किया है? तो हाँ, जब मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग की सेपरेट प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। कॉस्ट अकाउंटिंग जब हमने पढ़ा है तो वहां पर हमने लेबर कॉस्ट पढ़ी है। लेबर कॉस्ट में हमने जब इंसेंटिव प्लान पढ़ा है तो वहां पे पढ़ा है एक कॉन्सेप्ट, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, चलिए तीसरा जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है, या कह लीजिए फाइनेंशियल मोटिवेटिंग फैक्टर है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, दैट इज बोनस। तो बोनस क्या होता है? बोनस वो इंसेंटिव होता है विच इज ऑफर्ड अबव द वेज, अबव द बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन बोनस भी पे करती है। ठीक है, ये क्या होता है? वो एक्स्ट्रा अमाउंट। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो भी टारगेट है वो अचीव कर लिया है, उससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन क्या देती है? बोनस। या होली, दिवाली, क्रिसमस, ठीक है, या न्यू ईयर पे क्या होता है? बोनस मिलता है। सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट, दैट इज बोनस। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर है, फाइनेंशियल इंसेंटिव है। चौथा फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग। यानी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ये जो एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉयर है, इनके बीच में अग्रीमेंट होता है कि एम्प्लॉय जो होता है
अगर ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट हुआ है वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर प्रॉफिट हुआ है, देन देयर विल बी प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग होगी, यानी प्रॉफिट का एक हिस्सा क्या होगा, एम्प्लॉय के साथ शेयर किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर है, इससे भी एम्प्लॉय मोटिवेट होता है और अच्छा काम करता है। एम्प्लॉय सोचता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट अर्न करे ताकि उसको भी प्रॉफिट का हिस्सा मिले। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल, चौथा फाइनेंशियल इंसेंटिव है। पांचवा फाइनेंशियल इंसेंटिव है स्टॉक ऑप्शन। पांचवा क्या है, स्टॉक ऑप्शन। इसको ई सॉप भी कहते हैं, ई सॉप। ठीक है, ई सॉप वैसे मैं पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुकी हूँ ई सॉप के बारे में। ई सॉप का फुल फॉर्म क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। फिर से बोल रही हूँ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान प्लान। तो ई सॉप जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, वो एक ऑप्शन देता है एम्प्लॉय को कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीद लीजिए एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी ये जो एम्प्लॉय है, मैंने कुछ ज्यादा ही घोष दिया है, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। तो ये जो स्टॉक ऑप्शन होता है, इसको कहते हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है वो ऑप्शन देती है अपने एम्प्लॉय को कि एम्प्लॉय जो है कंपनी के शेयर खरीद सकता है, ठीक है, एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, यानी लो प्राइस पे। मार्केट में अगर शेयर 100 रुपए का मिल रहा है तो शायद इस कंपनी ऑफर कर सकती है अपने एम्प्लॉय को कि हम आपको ये जो शेयर है 60 रुपए में, 60 रुपए पर शेयर के रेट से ये शेयर देंगे। तो एम्प्लॉय जो है ये जो कंपनी के शेयर है ये परचेज कर सकता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ई सॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो इससे इसका फायदा क्या है, अब आप सोच रहे होंगे इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि अब क्या हो गया, एम्प्लॉय का, देखिए हम शेयर्स बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैं आपको कंपनी अकाउंट पढ़ा चुकी हूँ। तो हम जानते हैं अगर हमारे पास किसी कंपनी के शेयर हैं तो यानी क्या है, वी आर द ओनर ऑफ द कंपनी, हम कंपनी के ओनर हो गए। तो एम्प्लॉय के पास अगर कंपनी के शेयर हो गए तो इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय की कंपनी में क्या हो गई, हिस्सेदारी हो गई। तो एक ओनरशिप की फीलिंग आएगी और एम्प्लॉय चाहेगा कि और अच्छा काम करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, ग्रो करे। और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो ये जो शेयर की वैल्यू, जो उसे 60 रुपए पे आज शेयर मिला है, कल क्या होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी कल 200 रुपए हो जाएगा। प्लस कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड भी तो देगी। तो यानी कि डबल फायदा हो गया। ये जो एम्प्लॉय है इसको सैलरी मिलेगी, ठीक है, सैलरी मिलेगी, डिविडेंड मिलेगा, प्लस कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब क्या हुआ, 60 रुपए का शेयर खरीदा, 200 रुपए हो गया, तो ये जो 140 रुपए है दैट इज कैपिटल गेन, उसे कैपिटल गेन भी होगा। तो देख रहे हैं कितना फायदा हो जाएगा एम्प्लॉय को। तो इसी को कहते हैं स्टॉक ऑप्शन। ठीक, अगला जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट यानी बहुत सारी कंपनी ऑफर करती है रिटायरमेंट बेनिफिट, जैसे प्रोविडेंट फंड। रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या कहता है, जैसे प्रोविडेंट फंड हुआ, पेंशन हुआ, ग्रेचुइटी हुआ, ठीक है, प्लस फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद भी क्या मिलेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब पेंशन वगैरह मिलती रहेगी। तो ये क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक, चलिए अगर अगला जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है दैट इज पर्क्यूसेट्स। पर्क्यूसेट्स या कह लीजिए फ्रिंज बेनिफिट्स। ठीक है, यानी बेसिक सैलरी, बेसिक वेजेस के अलावा भी एम्प्लॉय को बहुत सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव, पर्क्यूसेट या फ्रिंज बेनिफिट के फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है, जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, वो अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, पर्क्यूसेट्स में क्या क्या आता है, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फ्री अकोमोडेशन, फ्री हाउस, फ्री अकोमोडेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है फ्री, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बच्चों की एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो वो सब क्या है, पर्क्यूसेट्स है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव यानी वो इंसेंटिव जिसको मनी के टर्म में मेजर किया जा सके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, एम्प्लॉय अच्छा काम करता है। चलिए अब मैं बात करती हूँ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब आप समझ गए होंगे, अगर फाइनेंशियल समझ में आ गया है तो। नॉन फाइनेंशियल यानी वो इंसेंटिव, वो रिवॉर्ड। नॉन फाइनेंशियल मतलब वो इंसेंटिव, वो रिवॉर्ड विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, जिसको हम पैसे के टर्म, मनी के टर्म में नहीं मेजर कर सकते हैं, उनको कहते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, तो देखिए मनी, ये जो मनी है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर है, लेकिन मनी अलोन, केवल पैसा बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं होता सारे एम्प्लॉयज के लिए। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की की बात करें, ठीक है, टॉप लेवल
उसके नीचे फिर मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अगर ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की की अगर हम बात करें तो मनी जो होता है दिस इज नॉट द सिंगल मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर ऑल द एम्प्लॉय। यानी केवल पैसे के लिए एम्प्लॉय नहीं काम करता है, ठीक है। जो हायर लेवल के, स्पेशली जो टॉप मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं, हायर लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं, इन्हें पैसा तो चाहिए, मनी इनके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है, लेकिन मनी के अलावा इनको दूसरी भी इनकी कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर है, दूसरे भी कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो हायर लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको मोटिवेट करता है, ठीक है। तो वही अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यानी वो इंसेंटिव जिनको हम पैसे के टर्म में नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या क्या आता है एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला आता है स्टेटस। सबसे पहला क्या आता है? स्टेटस। स्टेटस मतलब रैंकिंग, पोजीशन की रैंकिंग। स्टेटस मतलब अथॉरिटी, रैंकिंग, पोजीशन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, ये सब क्या है? स्टेटस। स्टेटस सिंबल होता है ना प्रेस्टीज, आपकी जॉब से रिलेटेड आपका स्टेटस क्या है, रिकॉग्निशन कितनी है, प्रेस्टीज क्या है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अथॉरिटी क्या है, तो ये सब क्या है? स्टेटस। तो स्टेटस तो बहुत इंपॉर्टेंट एक मोटिवेटिंग फैक्टर है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। हर एम्प्लॉय चाहता है कि एक बढ़िया स्टेटस हो, हायर स्टेटस हो, जिससे उसकी जो भी सोशल नीड है, ठीक है, इससे क्या होगा? एम्प्लॉय की जो भी सोशल नीड है, जो भी स्टीम नीड है, वो सेटिस्फाई हो पाती है, ठीक है। तो ये क्या है? स्टेटस। दूसरा जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट यानी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर है। अगर क्लाइमेट अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो एम्प्लॉय क्या होता है? डीमोटिवेट होता है, फिर वहां काम नहीं करता, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में क्या क्या चीज आती है? जैसे रिवॉर्ड ओरिएंटेड इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी बढ़िया काम किया तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, यानी इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, वो आप कम्युनिकेट कर सके अपने सुपीरियर को। रिस्क टेकिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी चैलेंजिंग जॉब होनी चाहिए, ठीक है, बढ़िया काम होना चाहिए, रूटीन काम नहीं होना चाहिए, प्लस थोड़ी सी सेल्फ इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए, एम्प्लॉय को थोड़ी सी फ्रीडम भी मिलनी चाहिए अपने लिमिट में, ठीक है, ताकि वो भी कुछ मतलब इनिशिएटिव ले सके। तो ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा क्या है? करियर एडवांसमेंट। तीसरा जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है दैट इज करियर एडवांसमेंट। तो हर इंडिविजुअल चाहता है कि उसकी ग्रोथ हो और वो डेवलप करे लाइफ में, अपने करियर में ग्रो करे। तो ग्रोथ तभी कर पाएगा व्हेन देयर इज अ करियर एडवांसमेंट इन हिज जॉब। जब उसके जो भी वो जॉब कर रहा है, जहाँ पे भी जॉब कर रहा है, वहां पे अगर एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने स्किल को, अपने जो भी टैलेंट है उसको और अच्छे से यूटिलाइज करके करियर में आगे ग्रो कर सके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। प्रमोशन पॉलिसी करियर एडवांसमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रमोशन पॉलिसी है वो बढ़िया होनी चाहिए। प्लस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होते रहे ताकि उसका करियर एडवांसमेंट हो, ठीक है। तो ये तीसरा मोटिवेटिंग फैक्टर है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। अगला जो मोटिवेटिंग फैक्टर है दैट इज जॉब इनरिचमेंट, ठीक है। जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनरिचमेंट मतलब जॉब इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब है, जो टास्क है, वो इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए ताकि मतलब उसका कुछ वर्क कंटेंट हो, ठीक है। जॉब बढ़िया होनी चाहिए, वो जॉब होनी चाहिए जिससे और ज्यादा सीखने को मिले, ठीक है, एम्प्लॉय की जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो और ज्यादा डेवलप हो, ठीक है। जॉब रूटीन काम नहीं होना चाहिए। तो जॉब इनरिचमेंट, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। थोड़ी एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़नी चाहिए, एम्प्लॉय को थोड़ी सी इंडिपेंडेंस भी मिलनी चाहिए जिससे एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ हो, करियर वाइज ग्रोथ हो, ठीक है। तो जॉब इनरिचमेंट यानी जॉब बढ़िया होनी चाहिए, इस टाइप से जॉब डिजाइन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर है। अगला जो मोटिवेटिंग फैक्टर है दैट इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। यानी देखिए हर एम्प्लॉय चाहता है कि वो बढ़िया काम करे, ठीक है, काम करे प्लस उसके साथ उसको रिकॉग्निशन मिले, उसे पहचान मिले, उसके अच्छे काम को रिवॉर्ड किया जाए, ठीक है, प्रेज किया जाए, हर कोई चाहता है। तो वही है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, यानी एम्प्लॉय अगर अच्छा काम करे तो उसके काम को प्रेज किया जाए, उसके सुपीरियर जो है उसके काम को प्रेज करे उसके फेलो वर्कर के सामने, ठीक है। तो इससे क्या होगा? वो और ज्यादा मोटिवेट होगा, वो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा फ्यूचर में। तो ये क्या है? एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसेंटिव है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। अगला क्या है? जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी तो भाई बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया सैलरी है, बहुत बढ़िया करोड़ों का पैकेज है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा। एम्प्लॉय को सैलरी भी बढ़िया चाहिए प्लस जॉब सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी जॉब क्या हो, सिक्योर हो, और ये श्योर हो कि वो फ्यूचर में भी ऐसे ही अर्न करता रहेगा अगर वो ऐसा काम करता रहे तो, ठीक है। तो जॉब की कंटिन्यूटी बनी रहे, तो ये भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। इससे उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो दिस इज जॉब सिक्योरिटी। नेक्स्ट जो सेवेंथ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजंस हैं, ठीक है, एकदम टॉप लेवल के डिसीजन नहीं, बट बाकी जिस अपने लिमिट तक में, ठीक है, एम्प्लॉय का जो डिसीजन है, एम्प्लॉय का जो पार्टिसिपेशन है, एम्प्लॉय की जो ओपिनियन है, जो सजेशन है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन ले, ठीक है। तो दिस इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एम्प्लॉय को मतलब मोटिवेट करता है, ठीक है। पार्टिसिपेशन फिजिकल टर्म में भी, मेंटल टर्म में भी, जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो इसमें एम्प्लॉय से भी पूछा जाए, ठीक है, उससे भी सजेशन लिया जाए। तो इससे एम्प्लॉय को क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, उसे भी लगता है कि हम भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, हमसे भी पूछा जा रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर है, इंसेंटिव है। एंड लास्ट इंसेंटिव क्या है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, यानी एम्प्लॉय को और एम्पावर करना, उसको और पावर देना, ठीक है, यानी और फ्रीडम देना, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर है। इससे एम्प्लॉय फील करता है कि वो जो काम कर रहा है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो अच्छा काम कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, यानी एम्प्लॉय को और ज्यादा पावर देना, ठीक है, एम्पावर करना, उसकी जॉब को, उसकी पोजिशन को एम्पावर करना, उसको फ्रीडम देना, ठीक है। तो इससे भी जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने इंसेंटिव पढ़ा। इंसेंटिव क्या है, मोटिवेटर्स, ये वो मेथड है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। तो जिनको आप पैसे के टर्म में एक्सप्रेस कर सके वो फाइनेंशियल, जिसे नहीं एक्सप्रेस कर सके वो नॉन फाइनेंशियल, और उनके एग्जाम्पल ये सब है, ठीक। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगी, ये जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है ये बेसिकली किसके लिए होते हैं, बताया था ना, सबकी नीड बराबर नहीं होती है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव बेसिकली इट इज मोर इफेक्टिव फॉर लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल एम्प्लॉय। जो मिडिल लेवल एम्प्लॉय हैं, ठीक है, एंड जो लोअर लेवल एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव। बट ये नॉन पर फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दोनों अगर मिला दे तो वो ज्यादा इफेक्टिव किसके लिए होता है, हायर लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। जो हायर लेवल के एम्प्लॉय हैं इन्हें सैलरी वगैरह तो चाहिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव तो चाहिए, बट इसके साथ इनको स्टेटस भी चाहिए, जॉब इनरिचमेंट भी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन भी चाहिए, करियर एडवांसमेंट भी चाहिए, क्लाइमेट भी बढ़िया चाहिए। तो ये बेसिकली जो है ज्यादा इफेक्टिव किसके लिए होता है, हायर लेवल एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। तो ये थे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में अब मैं पढ़ाऊंगी आपको लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स क्या है, लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, 3 इंपॉर्टेंट स्टाइल होती है, डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, और लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना एकदम मत भूलिएगा। और ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज तक यानी मार्च 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इन लेक्चर वीडियोस का फायदा उठाइएगा, ठीक है, खुद भी पढ़िएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।